पढ़ेंगे पद परिचय। पद परिचय में किसी भी पद का व्याकरणिक दृष्टि से परिचय दिया जाता है। सामान्य शब्दों में अगर हम परिचय कहते हैं तो इंट्रोडक्शन को कहते हैं कि आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। तो आपसे कहेंगे आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, तो आप अपना स्थान बताओगे पहले, या नाम बताओगे, या कक्षा बताओगे। तो सामान्य सी बात है, सबसे पहले आप अपना नाम बताओगे, नाम के बाद आप कक्षा बताओगे, फिर स्थान बताओगे। तो क्रम से परिचय देना होता है। ऐसे नहीं कि मैं दिल्ली में रहता हूँ, मैं 7th क्लास में पढ़ता हूँ और मेरा नाम रोहन है, इस तरह से कहोगे तो परिचय थोड़ा गलत सा हो जाएगा। सिंपल सा प्रश्न होता है, 4 नंबर का पेपरों में आता है और बहुत ही आसानी से, थोड़ी सी ही समझ से आसानी से 4 में से 4 नंबर आप ला सकते हैं। लेकिन कोई भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही सरल तरीके से आपको समझ में आ जाएगा और आप आसानी से ये काम कर सकोगे। 4 में से 4 नंबर आराम से ले आओगे। अब पद परिचय देते समय हमें किस किस चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? पहले तो सबसे पहले पद को पहचानना होता है कि पद क्या है। संज्ञा है, सर्वनाम है, या क्रिया है, या विशेषण है, या अव्यय है, या विस्मयादिबोधक है, क्रिया विशेषण है, समुच्चय बोधक अव्यय है, क्या है पद। सबसे पहले पद को पहचानेंगे, फिर उसके बाद पद के प्रकार को पहचानेंगे। अगर संज्ञा है तो कौन सी है, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक है। सर्वनाम है तो कौन सा है, पुरुषवाचक सर्वनाम है या निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक। क्रिया है तो कौन सी है, सकर्मक है कि अकर्मक है। विशेषण है तो कौन सा विशेषण है, गुणवाचक है कि संख्यावाचक है कि प्रमाणवाचक है। और अव्यय है तो कौन सा है, क्रिया विशेषण है या समुच्चय बोधक अव्यय है या विस्मयादिबोधक अव्यय है। इन सबको हम पहचान लेंगे। जैसे हमारे पास एक फलों की टोकरी है और हमने कहा अंगूर ले आओ, तो तुम तुरंत ही अंगूर पहचान लोगे। इसी तरह ये भी व्याकरणिक दृष्टि से आप तुरंत पहचान लोगे, क्योंकि आपको पता है कि संज्ञा ये चीज़ होती है, क्रिया ये चीज़ होती है, क्रिया विशेषण ये चीज़ होती है, तो आप अच्छे से पहचान कर पाओगे। उदाहरण के द्वारा इसको समझते हैं। रमेश पुस्तक पढ़ता है। रमेश पुस्तक पढ़ता है, तो जिस शब्द को हम अंडरलाइन करते हैं वही शब्द का परिचय देना होता है। तो रमेश शब्द अंडरलाइन है। तो अब हमने देखा रमेश सर्वनाम तो हो नहीं सकता, क्योंकि संज्ञा के बदले प्रयोग नहीं हो रहा है, ये क्रिया भी नहीं है, कोई काम भी नहीं कर रहा है। रमेश शब्द से कोई काम होने का भी बोध नहीं होता है। क्रिया विशेषण भी नहीं है रमेश, विस्मयादिबोधक अव्यय भी नहीं है, क्रिया समुच्चय बोधक अव्यय भी नहीं है। तो हमने जाना किसी वस्तु व्यक्ति के नाम को संज्ञा कहते हैं, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो हमने जान लिया कि रमेश संज्ञा है। अब संज्ञा तो हमने जान लिया कि रमेश संज्ञा है सब। अब कौन सा प्रकार है संज्ञा का, किसी जाति को बता नहीं रहा है, भाव को नहीं बता रहा, तो रमेश व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो हमने इसका परिचय दिया, संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा। फिर अब हमने देखा इसका लिंग कौन सा है, तो लिंग 2 ही होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो हमने जान लिया रमेश पुल्लिंग है, तो हमने इसका परिचय में लिख दिया पुल्लिंग है। अब हमने देखा वचन, वचन एक वचन है, द्विवचन है या बहुवचन है। तो रमेश एक वचन है क्योंकि क्रिया है पढ़ता है, अगर बहुवचन होता तो पढ़ते हैं। तो हमने जान लिया कि रमेश एक वचन है, हमने लिख दिया पुल्लिंग है, एक वचन है, एक वचन है। अब हमने जाना कारक। कारक आपने जानते ही हो, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, ये सब कारक होते हैं। तो रमेश कर्ता कारक है, तो हमने लिख दिया कर्ता कारक है, कर्ता कारक है। अब हमने देखा काल पढ़ता है और क्रिया कौन सी है, भूतकाल की, वर्तमान काल की क्रिया को करने वाला है, वर्तमान काल की क्रिया को करने वाला है। तो हमने रमेश शब्द का परिचय दे दिया कि रमेश संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, पुल्लिंग है, एक वचन है, कर्ता कारक है। इस तरह से बस इतना भी, सिर्फ लिंग वचन काल भी लिख दोगे, कारक भी लिख दोगे, तब भी आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। आपने पहचान लिया संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो पुल्लिंग और वचन तो लिख ही दोगे, तो इस तरह आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। अन्य उदाहरणों को भी हम देखेंगे।